कितने बार स्पर्म को डोनेट कर सकता है? गरीबों में भी सेम प्रॉब्लम है, उस अमीरों में भी सेम प्रॉब्लम है। असली इनफर्टिलिटी आज के दिन में पुरुषों के चक्कर में हो रही है। लेट मैरिजेस तो इसका कारण है। वो कितने बच्चों को रिप्रोड्यूस कर सकता है? एग डोनेशन, सरोगेट मदर, सब कुछ अल्ट्रुइस्टिक है। ये ऑप्शन भी नहीं होता कि वो आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद भी माँ बाप बन सकें। नेचुरली सिलेक्शन होता है फॉर द बेस्ट जीन्स। मेंस का स्पर्म काउंट है वो रेगुलरली कम होते हैं, कि मेडिकल टर्म में समझा जाए तो ऐसी मिथ कह लीजिए या ये रियलिटी है? एहर्टी बैंक्स होते हैं जहाँ पे आपका स्पर्म स्टोर करा जाता है। एज फैक्टर इज द बिगेस्ट फैक्टर। ईशा अंबानी हैज़ ओपनली सेड कि मैं भी आईवीएफ करवा के आई हूँ। पूरी डॉक्टर टीम के लिए वो होता है एग फ्रीजिंग का। जो फॉलिकल्स होते हैं ऊसाइट होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं। इमोशनली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग। ग्रो करते हैं 5 दिन के लिए। पेरेंट्स को भूरी आंखें चाहिए होती हैं, कुछ को भूरे बाल। क्या सोच है जिसके चक्कर में बॉडी के अंदरूनी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। पहले के ज़माने में एक माँ को बहुत सारे बच्चे हो जाया करते थे। लड़की का काम तो बस इतना ही है कि उसने इजैकुलेट करा, अपना सैंपल दे दिया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन आईवीएफ बेबी एंड अ नॉर्मल बेबी। तब भी उन्हें पेरेंट्स बनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। दिस इज द ऑपरेशनल पार्ट। मिसकॉन्सेप्शंस बहुत सारे, मिथ्याएं बहुत ज़्यादा हैं। एक आदमी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द लैब। मिसकॉन्सेप्शंस बहुत सारे, मिथ्याएं बहुत ज़्यादा हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के हेल्थ पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। आज के डिस्कशन का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है जो कि आईवीएफ से रिलेटेड है। और आज के इस खास टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बख्शी, जिनकी देश भर में फैली हुई शाखाओं के जरिए हज़ारों परिवारों के माता पिताओं ने पिता बनने का सुख हासिल किया है और हज़ारों चेहरों पर डॉक्टर बख्शी के द्वारा मुस्कान लाई गई है। तो डॉक्टर बख्शी, आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनीषा। तो डॉक्टर सार्थक, आपसे सबसे पहले तो देखिए यही जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी मेडिकल फील्ड में आईवीएफ को चुनने का कोई खास रीज़न? बहुत खास रीज़न था। सिंपली देखिए, बाकी एक आईवीएफ ट्रीटमेंट ऐसी ट्रीटमेंट है जो खुशियाँ देती है जी। बाकी चीज़ें मैं ज़रूर, वैसे देखिए बिज़नेस रीज़न एक अलग होता है, बट आज अगर बोला जाए तो लोग आईवीएफ सेंटर आप देखेंगे स्टैंड अलोन सेंटर, खुशी का माहौल इन द सेंस कि दुख के साथ नहीं आ रहे हो, बीमारी नहीं है, इलेक्टिव काम है। आप आएंगे कि मेरे को 3 साल 4 साल 5 साल बांझपना हो गया है, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं जिससे आपका बच्चा हो पाए। तो पेशेंट ऐसे सवाल लेके आते हैं जिसमें आपको आराम से काउंसलिंग करके समझाना है। तो बहुत ही इमरजेंसी क्रिटिकल वाला काम नहीं है कि भाई खून आ रहा है, निकल रहा है, जान जा सकती है, अभी के अभी ट्रीटमेंट नहीं मिली तो खुदा ना खास्ता क्या हो जाए। तो एक थी कि भाई इमोशनल काम है। तो हेल्थ केयर के अंदर एक हो गया इमरजेंसी काम, एंड वन इज़ एन इमोशनल थिंग कि भाई आपको पेशेंट से कनेक्ट करना है, पेशेंट के दुख को अपना दुख मानना है। तो उस सोच से जब मैंने बात करी 4-5 पेशेंट से, देखा कि वो कैसे पीड़ित हैं, कैसे उसके थ्रू गो थ्रू करते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा काम करना था कि जिससे मैं पीड़ित दूर कर सकूं और जो सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर ना दूर कर पाए। तो क्योंकि हम उन ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो हम पार्टनर्स हैं उनकी उस इमोशनल जर्नी के लिए। वी आर देयर पार्टनर्स विद मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इन्वॉल्व विद देम थ्रू आउट द जर्नी। हमें सिर्फ ये नहीं है कि आज एक पेशेंट आया, ट्रीटमेंट करी, चले गए, भैया आईवीएफ करो चले जाओ। क्यों ज़रूरत है, कितने साल शादी को हो गए और क्या सोच है जिसके चक्कर में बॉडी के अंदरूनी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जो हम समझ सकते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर लाइफ टू गिव देम द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट। और शायद यही कारण है कि आज देश भर में आपकी हज़ारों शाखाएं हैं और उन्हीं शाखाओं के ज़रिए काफ़ी माता पिता की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव आया है। और अब आपसे उस भावुक पल के बारे में भी जानना चाहेंगे जब पहली बार आपके ट्रीटमेंट के बाद एक औरत से माँ बनी। बहुत देखिए, जब कोई औरत माँ बनती है एंड मुझे आपका नहीं पता, बट जो खुशी है वो खुशी किसी भी तरीके से आप ना लिख सकते हो, ना बता सकते हो, ना डिस्क्राइब कर सकते हो। ऐसी खुशी किसी भी, चाहे वो पुरुष हो या औरत हो, लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। लोग सोचते हैं कि हमेशा बच्चा ही आया है, बट जब गोदी में लेते हैं पहली बार, कोई भी माँ बाप एक अपनी संतान को अपनी गोदी में लेते हैं, उनके चेहरे में जो प्यार, जो ग्लो, जो अंदर उनकी जो फीलिंग होती है, दुनिया में सब अलग है, वो फीलिंग अलग है। आपको वो खुशी कहीं, मतलब
आप क्लास में फर्स्ट आ गए हो, मर्सिडीज़ गाड़ी खरीद ली हो, अपना बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया हो, वो सब इस खुशी के सामने जितना मैंने देखा है पर्सनली कोई कंपैरिजन नहीं है। वो फ्लीटिंग मिनट जो अगर वो मटेरियलिस्टिक खुशी वर्सेस लाइफ की एक ऐसी अचीवमेंट, एक ऐसी हैप्पीनेस, एक ऐसी कुदरती प्रोसेस, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं उसे उस चीज़ के लिए। बिल्कुल, तो आपके जीवन से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ आपसे लेते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है अब उस पे आ जाते हैं। बेसिकली आईवीएफ क्या है? आईवीएफ बहुत प्लेन सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी उसको लेमैन टर्म में बोलते हैं। जो प्रक्रिया बॉडी के अंदर नहीं हो सकती है वो हम बॉडी के बाहर करते हैं। पुरुष का पानी, औरत के अंडे, हम उसको बाहर एक लैब के अंदर उसको एम्ब्रियो बनाते हैं। उस एम्ब्रियो को हम ग्रो करते हैं 5 दिन के लिए स्पेशलाइज इनक्यूबेटर्स के अंदर। इनक्यूबेटर्स 5 दिन ग्रो करने के बाद जब वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे होता है उसको वापस औरत में डालते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आईवीएफ बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द लैब। जो बॉडी के अंदर नहीं हो पा रही है हम वो बॉडी के बाहर कर रहे हैं, इसलिए इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो बोला जाता है एक और लेमैन टर्म के हिसाब से, उसको आईवीएफ कहा जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तक हमने सुना है कि आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान सबसे चैलेंजिंग जो टास्क होता है पूरी डॉक्टर टीम के लिए वो होता है एग फ्रीजिंग का। तो इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? एग फ्रीजिंग कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है? नॉट एग फ्रीजिंग, एग पिकअप। एग फ्रीजिंग तो हो गया कि हम औरत के अंडे लेके उसको फ्रीज करके उसकी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर लें, बट एग पिकअप, औरत के अंडे निकालना, वो टफ नहीं, मतलब दैट इज़ द चैलेंजिंग पार्ट, दैट इज़ वेयर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज। देखिए सीमेन तो आपको पता है नॉर्मल टर्म में लड़का इजैक्यूलेट करता है तो सीमेन सैंपल आ जाता है। लड़के का काम तो बस इतना ही है कि उसने इजैक्यूलेट करा, अपना सैंपल दे दिया, उसका पूरा काम ट्रीटमेंट में ख़त्म हो गया जी। बट बिकॉज औरत के अंडे ऐसा नहीं है कि निकल पाएँ, तो वो ऑपरेशन होता है। तो उस ऑपरेशन के लिए उनको अब 15 से 30 मिनट से 45 मिनट्स कुछ भी लग सकता है डिपेंडिंग कि अंडे कितने हैं। एंड एनेस्थीसिया के अंदर होता है और बेहोश होती है क्योंकि एनेस्थाइज होता है। इट इज़ अ डे केयर प्रोसेस। 3 घंटे बाद आप घर पे होते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेडिकल स्टे की रिक्वायरमेंट बिकॉज। बट अगर मैं टेक्निकली बताऊँ तो जो फॉलिकल्स होते हैं ओसाइट होते हैं ओवरी के अंदर होते हैं, हमें वहाँ से निकालने होते हैं, तो उसको थोड़ा पेन होता है। वी डू दिस, इट्स डन थ्रू TVS प्रोब के थ्रू, वेजाइनली होते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई इंसिजन हो रहा है, कोई स्कार हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सेफ प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस, बट बिकॉज एक मेडिकल प्रोसेस हो रहा है, इन्वेजिव है बिकॉज वी गोइंग थ्रू वेजाइनली, वी आर टेकिंग आउट द oocytes, वी आर टेकिंग आउट द एग्स। तो इस प्रोसेस में ये चैलेंजिंग पार्ट है एंड दिस इज़ दी ऑपरेशनल पार्ट, जिसमें मतलब क्लिनिकली ऑपरेशन करा जाता है, तो ये वाला पार्ट होता है। बिल्कुल, तो डॉक्टर की टीम के लिए तो जितना चैलेंजिंग होता है, क्या पेरेंट्स के लिए भी जो आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके लिए ये प्रोसेस कितना ज़्यादा चैलेंजिंग? बहुत एंग्जाइटी होती है। देखिए मैं कहूँ ना, मेडिकल प्रोसेस में बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको आउटकम कुछ तभी के तभी पता लगना है, या कोई बीमारी है जिसको आप ठीक कर रहे हो, कैंसर की सर्जरी हो रही है, नी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हिप रिप्लेसमेंट हो रही है, कार्टिलेज प्रॉब्लम हो गई है उसको कर रहे हैं, कि भाई हड्डी निकाल रहे हैं, या ये है, या इवन जब डिलीवरी कर रहे होते हैं तो पेट काट के C सेक्शन जब करते हैं, बच्चा निकालते हैं, तो उस तरह का ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेडिकली एकदम डर लग जाए कि भाई कुछ होने वाला है। बट इमोशनली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग, बिकॉज आप एक फियर, एंग्जाइटी, डर की जिससे बात कर रहा हूँ, इन सब की चीज़ के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं ऑलरेडी। कितने अंडे निकलेंगे, कितने अच्छे अंडे होंगे, एम्ब्रियो बनेगा, मेरे को 5 साल हो गए हैं शादी को, हम ट्राई कर रहे हैं, 7 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, क्या होगा। तो आप एक अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर जूझ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेडिकली ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आपके बॉडी में कोई चीर काट हो रही है, ये हो रही है, या कोई हमें कोई डिजीज़ निकालना है। बट मन में आपके कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है कि भाई क्या होगा, मेरा आईवीएफ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो वो फियर उस चीज़ का, एंग्जाइटी उस चीज़ को लेके, इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हैं कपल। यहाँ पे मैं बहुत बार हमेशा हस्बैंड को बोलता हूँ कि भाई आपको अपनी वाइफ का बिल्कुल साथ देना है, उसके लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा और इमोशनली इन्वॉल्व हैं। फीमेल्स के लिए बहुत और ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन उनके लिए ज़्यादा है।
तो आपको एक बिल्कुल सपोर्ट की तरह खड़े रहना है, डटा रहना है, उनके सारे मूड स्विंग्स को सहना है। उनकी अगर वो गाली भी दे दें आपको गुस्से में आके, तो भाई सह लो, जहर का घूंट पी लो, बिकॉज़ आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना ही करना है हर हाल में। बिकॉज़ हम हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे होते हैं तो औरतें थोड़ी और मूडी हो जाती हैं, थोड़ा और कुछ भी डिमांड कर सकती हैं। डिमांड ना भी करें तो अच्छी बात है, बट सपोर्ट में कुछ बोल दें या ना कर दें तो आप सब आज आपको अब उन 14 दिन की ट्रीटमेंट के जब तक ये चल रहा है, बिल्कुल उनके साथ एक साथ खड़े होके जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए। डॉक्टर सार्थक, इनफर्टिलिटी को लेकर, आईवीएफ ट्रीटमेंट को लेकर मिसकंसेप्शंस बहुत सारे, मिथ्याएं बहुत ज़्यादा हैं, और आप तो रेगुलर बेसिस पे पेशेंट से मिलते भी होंगे, तो आपने ऐसे कौन कौन से मिसकंसेप्शंस देखे अपने पेशेंट्स में जो एक भ्रम के तौर पर आईवीएफ ट्रीटमेंट को लेकर समाज में फैले हुए हैं? बहुत सारे हैं। पहले तो बहुत सारे थे कि भाई बच्चा हमारा ठीक होगा या नहीं होगा। लोग तो ऐसे सोच लेते पता नहीं कोई रोबोट पैदा कर रहे हैं हम, कि भाई ये लैब के अंदर हो रहा है, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि कुदरती प्रोसेस है जो इतने सालों से चलता आ रहा है। तो आप लैब के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या डालेंगे, क्या हो जाएगा। तो हम उनको बोलते थे आपका कोई रोबोट बच्चा पैदा नहीं हो रहा भाई। और एक ऐसे इंस्टेंस में जब हमारा आईवीएफ हो गया, सक्सेसफुल हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल की रेस में फर्स्ट आया, तो बे पेशेंट का उनका फ़ोन वापस आया हुआ था कि डॉक्टर साहब मजाक की बात है, आज मेरा बेटा रोबोट से भी तेज़ भागा है और फर्स्ट आया है रेस के अंदर। तो वो तब की बात बता रहे थे क्योंकि वो इतने शक के साथ आए थे कि भाई अब क्या होता है, आप कैसे करते हैं, कैसे बन जाता है। तो हमने सब बोला कि आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं, आपको जो करना है आप अपनी तरफ से पता लगा लीजिए। बहुत सेफ़ नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस कुछ फिल्मों ने ख़राब कर रखा है। गुड न्यूज़ आई, बैड न्यूज़ आई, उनके अंदर दिखा दिया कि भाई पापा स्पर्म किसी और का था, कहीं और चले गया, पापा कोई और हैं, किसी का बच्चा कहीं मिक्सअप हो गया। तो इन सब चीज़ों में बॉलीवुड देखिए प्रभावित करता है, तो वो दुर्गावित भी करता है इस सेंस में कि मिसकंसेप्शन बढ़ा दिया उन लोगों ने। तो बहुत सारे पेरेंट्स आए, ये जो बच्चा होगा हमारे ही तो होगा, हम टेस्ट कराएंगे, हम डीएनए टेस्ट कराएंगे, हम ये कराएं। हमने कहा आप खुशी खुशी करा लीजिए। ह्यूमन एरर ज़रूर हो सकता है, जैसे लैब में मिक्सअप मिसमैच हो सकता है, बट जनरलाइज ही कर दो आप उसे क्योंकि उस मूवी के अंदर दिखा दिया गया कुछ। तो ये बहुत सेकंड मिसकंसेप्शन है कि ये हमारा ही बच्चा है या नहीं है। तीसरा मिसकंसेप्शन जैसे वही वाली बात होती है कि बच्चा नेचुरली ग्रो कर जाएगा, उसकी हाइट इतनी मिल जाएगी, मैं जैसे 6 फीट का हूँ तो मेरा बच्चा 6 फीट का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसकी आँखों का कलर, इसकी माँ का कलर देखिए कितना लाइट ब्राउन कलर का है, तो माँ की आंखें आएंगी नहीं आएंगी, उसकी नाक आ जाए। तो बहुत सारे वो लोग सोच के आते हैं जैसे कोई मेन्यू कार्ड लेके आए हुए हैं और वो यहाँ ना टिक कर देंगे कि आंखें इधर से ले लीजिए, होठ इनके ले लीजिए, बॉडी का स्ट्रक्चर बाप का ले लीजिए। तो उनको समझाना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जेनेटिक्स जो है स्पर्म और एग के अंदर है, मतलब और मर्द के पानी में और औरत के अंडे में, एंड कुदरती किस चीज़ को सिलेक्ट करती है वो कोई नहीं बता रहा। देयर इज़ साइंस, देयर आर टेक्नोलॉजीज़ विच अभी कोई कमर्शलाइज नहीं हुआ है कि आप सिलेक्शन कर पाएँ। जी, साइंस इतनी इवॉल्व हुई है कि कल को कोई डिजीज़ है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, जैसे विमेन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की अगर जीन डिटेक्ट हो गई है, या सिकल सेल एनीमिया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, मेडिकल ऐसे डिजीज़ हैं जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। भैया पास ऑन हो जाता है। थैलेसीमिया जो सबसे बड़ा कॉज है, बहुत बार होता है कि चलिए मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, बट जैसे आपने कहा था ना मिसकंसेप्शन इतनी सारी हैं वो हम बहुत क्लियर करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। बहुत सारे फ़नी इंसिडेंट्स आपने बताए कि कुछ पेरेंट्स को भूरी आंखें चाहिए होती हैं, कुछ को भूरे बाल। तो ऐसे फ़नी इंसिडेंट्स, ऐसी फ़नी डिमांड्स आपके पास कितनी आई, और ऐसा कोई बहुत ही ख़ास यादगार पल और ख़ास इंसिडेंट्स जो अभी तक आपको याद है और बहुत ही ज़्यादा फ़नी रहा हो आपकी लाइफ में? देखिए फ़नी तो हमारी ट्रीटमेंट फ़नी इन द सेंस येस, दिस टाइप की डिमांड्स बहुत आती हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो हमें बेटी दे दीजिए, ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत बेटी मिल जाए। तो हम बोलते थे देखिए ऐश्वर्या राय की मदर को पहले आप जाके देखो, ठीक है, पहले उधर जाइए और देखिए उनकी मदर कितनी खूबसूरत है। अब मदर और अगर आप देखें, जो मैं जैसे मेरे को याद है, तो जब उन्होंने मदर को गूगल करा कि ये तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती हैं अपनी बेटी जैसे, तो मैंने कहा ऐसे ही
आपका बच्चा आपसे शक्ल मिले, ज़्यादा गोरा पैदा हो जाए, आंखें का कलर कुछ और हो जाए, ये कुदरत की प्रक्रिया हैं। आप मत सोचिए कि भाई एकदम डिक्टो कॉपी। हो सकता है कि आपसे सब कुछ नाक, आँख, शक्ल वकल बिल्कुल आपके ऊपर चले जाए, और हो सकता है ना भी जाए। तो यही चीज़ इज़ नेचुरल सिलेक्शन जिसे बोलते हैं। बॉडी सदियों से, अरबों का ईयर से चलती आ रही है कि नेचुरली सिलेक्शन होता है फॉर द बेस्ट जीन्स। स्पर्म और एग जब मिल रहे हैं तो क्रोमोसोम लेवल पे बेस्ट क्रोमोसोम आते हैं नेचुरली सिलेक्शन। वी आर नॉट सिलेक्टिंग एज IVF स्पेशलिस्ट, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होते हैं, बॉडी हैज़ बीन डूइंग दैट। कम शब्दों में पूछा जाए डॉक्टर सार्थक, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन IVF किड्स and natural kids? There is no difference. They are equal. There is equally healthy, equally capable, equally can do great things. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिजिकली बेटर होगा, कोई इमोशनली बेटर होगा, कोई मेंटली बेटर होगा। आपका बच्चा सेम है। साइंस के थ्रू ये टेक्निक हो पाई है कि अगर आज एक कपल बच्चा नहीं कर पा रहा है तो थ्रू मेडिकल साइंस वी आर एबल टू हेल्प देम कंसीव। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1978 में जब पहली बार सक्सेस मिला, उससे पहले कितनी औरतें, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष ऐसे होंगे जिनके बच्चे हुए नहीं। जब कोई टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, अडॉप्शन करते थे, या पुराने ज़माने में होता नहीं था कि चलो ताऊ चाचा के 6 बच्चे हो रहे हैं, इसका एक भी नहीं हुआ तो चलो हमने एक बच्चा ऐसा दे दिया। तो वो वाला जो क्रूड तरीका है कि भैया आपका बच्चा नहीं हो पा रहा, आज मेडिकल साइंस इवॉल्व कर गई है। वी कैन पिन पॉइंट द रीज़न, हमें एग्जैक्टली पता है कि इसका बच्चा क्यों नहीं हो पा रहा, हम सोल्यूशन दे सकते हैं। तो IVF इज़ वन ऑफ दो सोल्यूशंस। उसमें बच्चे की फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल कैपेबिलिटी के ऊपर कुछ नहीं जाना, वो सारा परवरिश है। कैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। गरीब बच्चे IIT भी पहुँचते हैं, अमीर बच्चे जो बेस्ट स्कूल में जाते हैं, बेस्ट ट्यूटर्स अवेलेबल है, बेस्ट सुविधाएँ अवेलेबल है, वो शायद क्रैक ना कर पाएँ। It is again nothing. There is no difference between an IVF baby and a normal baby. डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि पहले के ज़माने में इतने बच्चे हो जाया करते थे कि दूसरी माँ को भी अपने बच्चे दे दिया करते थे। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पहले ऐसा क्या डिफरेंस था कि पहले के ज़माने में एक माँ को बहुत सारे बच्चे हो जाया करते थे। मैंने सुना है कि 7-7, 8-8 बच्चे भी होते थे। क्यों आपके दादा दादी के नहीं है? आज की डेट में एक बच्चा पैदा करना भी इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? IVF ट्रीटमेंट आज की डेट में इतना ट्रेंड में क्यों? चलिए मैं सवाल बताऊँ। मनीषा, आप कितने साल की हैं? लड़कियों से वैसे उनकी एज नहीं पूछते। चलिए, आप पोस्ट 30, अब आप 30 हैं? यस। ठीक है, आपकी शादी ये हो गई? मैंने अपने परिवार में भी देखा है कि 7-7, 8-8 बच्चे हुआ करते थे। होंगे आपके दादा दादी, नाना नानी के होंगे, ब्रदर सिस्टर्स होंगे। अब आप पोस्ट 30 हो गई, आपकी शादी हो गई? नहीं करी आपने। एग्जैक्टली। चलो आप एक केस लेते हैं आपका कि आज आपको मान के चले आप पोस्ट 30 हैं, अभी आपने शादी नहीं सोची है। बायोलॉजिकली हर औरत जब पैदा होती है, एक मतलब फीमेल जब पैदा होती है, तो बहुत सारे oocytes अंदर लेके पैदा होते हैं। ओवरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे एज बढ़ती जाती है, ये डिप्लीट करते रहते हैं। मान लीजिए मिलियंस में होता है, तो मिलियन से डिक्रीज करते 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 पोस्ट 35 बहुत रैपिड डिक्लाइन होता है कि बिल्कुल थाउजेंड्स, हंड्रेड्स में आना शुरू कर देते हैं। तो जो oocyte रिजर्व बोलते हैं कि अंडे जितनी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है या वो होती है, वो क्षमता कम होती रहती है एज के साथ। तो एज फैक्टर इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। आज आप पोस्ट 30 हैं मनीषा, अभी आपने शादी करी नहीं, मान लीजिए शादी करेंगे। आज मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल है आपकी, जब भी आप शादी करें, क्या आप रेडी हैं अगले साल तक बच्चा करने के लिए? इट डिपेंड्स ऑन टाइम। एग्जैक्ट नहीं, इट एक्चुअली डिपेंड्स। आपने सही जवाब दिया, इट डिपेंड्स। यू आर नॉट रेडी, दैट मीन। तो सेकंड यही प्रपोज आ जाता है कि आपकी जब भी शादी हो, शायद अगले साल हो जाए या शायद 4 साल में हो, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि येस यू हैव फाउंड अ कंपेनियन और यू हैव फाउंड योर स्पाउस एंड आप एकदम अगले साल शादी करें, बिकॉज यू विल टेक टाइम, यू नीड टाइम। तो ये टाइम जो आज आप लेते जा रहे हैं, एक कपल नेचुरली कपल लेता जा रहा है, बिकॉज प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई हैं। पहले ज़माने में जैसे आपने बोला, इतनी फ्रीडम नहीं थी, इतनी चॉइस नहीं थी। 17 साल 18 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। मेल के पास भी चॉइस नहीं थी, फीमेल के पास भी चॉइस नहीं थी।
उनके किसी ने 16 में करी है तो उन्होंने अपने बच्चों की 18 में कर दी, भाई तुझे भी करनी है, और शादी कर दी तो बच्चे करना शुरू कर दिए। जैसे जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट मिलता गया, चॉइस मिलती गई, आप एम्पावर्ड हैं, दोनों फीमेल मेल दोनों एम्पावर्ड हैं, एंड एम्पावर्ड है तो पहली चॉइस मटेरियलिस्टिक नीड्स पूरे करने की है, घर गाड़ी बंगला ट्रैवल सब पूरा हो, फिर फैमिली स्टार्ट करने की आती है। तो जो प्रक्रिया पहले 20 साल की उम्र में शुरू हो जाती थी या ख़त्म कर देते थे, पहला बच्चा हो जाता था, आज वो 35 में शुरू हो रही है। एंड इस चक्कर में 1 in every 6 कपल्स 15 से 20% लोग इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, बिकॉज वो लेट हो गए हैं ये प्रक्रिया करते करते। ये मेन कारण। डॉक्टर सार्थक, जैसा कि आपने भी बताया कि लेट मैरिजेस तो इसका कारण है, लेकिन जब भी कोई फैक्टर, मैं लेट मैरिजेस नहीं बोलूँगा, एज फैक्टर बोलूँगा। वन ऑफ यस, बेसिकली जब भी एक वीमेन माँ नहीं बन पाती तो उसका पूरा ठीकरा कह सकते हैं माँ पे फोड़ा जाता है, विमेन पे फोड़ा जाता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी पुरुष पे भी होती है। एक माँ को माँ बनाने तक के और माँ बनने तक के सफ़र में एक आदमी का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसको मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। तो उस इम्पॉर्टेंट रोल पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, जैसे ही स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं एक मेल में, तभी उन्हें पेरेंट्स बनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। सो इस विषय में आपका क्या दृष्टिकोण? बहुत ही सही बात बोली है आपने। मैं तो हर जगह जाके बोलता हूँ कि इनफर्टिलिटी का 50% कारण ही पुरुष हैं। बिल्कुल गलत है कहना कि भाई फीमेल के चक्कर में इनफर्टिलिटी है या नहीं है। असली इनफर्टिलिटी आज के दिन में पुरुषों के चक्कर में हो रही है, बिकॉज स्पर्म के पैरामीटर, स्पर्म का काउंट, स्पर्म की बाकी जितनी प्रक्रियाएं सब खराब होती गई हैं। लड़कों के लाइफस्टाइल विमेन के लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, स्ट्रेस जैसे आप सुनते हैं, लड़के बहुत ज़्यादा बोलेंगे हमारा स्ट्रेस बहुत है। अब स्ट्रेस अंदरूनी लेवल पे क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। उनके बाल उड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे, उनके पिंपल दिखाई दे जाएंगे, उनको फिर स्ट्रेस के चक्कर में सुट्टा पीते हुए दिखाई दे जाएंगे, अल्कोहल लेते हुए दिखाई दे जाएंगे, पान मसाला ये वो कुछ ना कुछ उस स्ट्रेस के कारण के चक्कर में जो वो बोल रहे होते हैं, या ये लाइफस्टाइल के कारण में दी मेल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है। होती है। बिल्कुल, बहुत सारे रीजंस आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, ये तो जो सारे आपने रीजंस बताए वो तो होते ही हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में समझा जाए तो ऐसी मिथ कह लीजिए या ये रियलिटी है, ये आप बताएंगे कि कहा जाता है कि मास्टरबेशन करने से जो मेंस का स्पर्म काउंट है वो रेगुलरली कम होते हैं। इज दिस मिथ और रियलिटी? इट्स अ मिथ, इट्स नॉट अ रियलिटी। देखिए, जब हम सैंपल ले भी रहे होते हैं किसी पेशेंट का, तो हम ये बोलते हैं एब्स्टिनेंस, ये 3 दिन तक आप मास्टरबेट मत करिए, बिकॉज जब आप एक्चुअल में सैंपल दे रहे हैं जिसको हम लेके IVF करेंगे, तो स्पर्म क्वालिटी और काउंट और वो अगर आपने रेगुलरली करा है, हम 3 दिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वील गेट द बेस्ट स्पर्म जिसमें काउंट, क्वालिटी, मॉर्फोलॉजी। आज अगर आपने आज सैंपल दिया और फिर 6 घंटे बाद फिर दे देंगे, तो ना तो वॉल्यूम उतना मिलेगा, काउंट में भी खराबी आ गई होगी। तो इसलिए एब्स्टिनेंस उस सेंस में बोलते हैं। बट ये मिथ है कि भाई जो मास्टरबेट करता रहेगा उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो नहीं है। डॉक्टर सार्थक, जिनके भी अगर आदमियों की बात करें, स्पर्म काउंट्स कम होने के केसेस में आज IVF ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि स्पर्म डोनर्स भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो स्पर्म डोनर को लेकर क्या इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई ख़ास नियम? यस, हर चीज़ एक तो इंडियन लॉ के हिसाब से अल्ट्रुइस्टिक है, कहीं पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। इट्स नॉट दैट कि आप स्पर्म डोनेट कर रहे हो तो आपको पैसे मिलेंगे। इट इज़ प्योरली ऑन द लाइंस ऑफ ब्लड डोनेशन, ठीक है। सिमिलरली एग डोनेशन, सरोगेट मदर, सब कुछ अल्ट्रुइस्टिक है। आज आप सब चीज़ें पॉसिबल है आपके लिए, बट आप इसको कमर्शियल एक्टिविटी की तरह नहीं बना सकते कि भाई मैं आज स्पर्म डोनेट करूंगा तो मुझे आज 5-10 हज़ार मिल जाएंगे, मैं आज एग डोनेट करूंगा तो मुझे लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं आज सरोगेट मदर बनूंगी तो मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये 2022 से पहले लॉ नहीं आया था, तो कमर्शियल एक्टिविटी चलती थी। पोस्ट 2022 लॉ आ चुका है जिसमें ये सब अल्ट्रुइस्टिक हो गया है। मतलब आप अपने माध्यमिक तरीके से करिए, बट इसमें कोई कमर्शियल आपको गेन नहीं होगा। डॉक्टर सार्थक, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग एक स्पर्म डोनर कितने बार स्पर्म को डोनेट कर सकता है? एवरी 1 in 6 months।
ओके। तो आपके अब स्पेशलाइज्ड हमारी इंडस्ट्री के अंदर ART बैंक बन गए हैं। ART मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ART बैंक्स होते हैं जहाँ पे आपका स्पर्म स्टोर करा जाता है। आई एम एन IVF सेंटर, मेरा एक क्लिनिक सेंटर है जैसे बहुत सारे। तो आज हमें स्पर्म चाहिए तो हम एक ART बैंक को बोलते हैं कि हमें स्पर्म भेजिए जहाँ पे वो स्टोर्ड होता है। उस बैंक के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्पर्म डोनर की, स्पर्म की क्वालिटी के बारे में, बंदे के फिज़िकल फीचर्स के बारे में, बंदे के मेडिकल फीचर्स के बारे में, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट उसकी क्या चीज़ें हैं। तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ART बैंक कि भाई आपने सब कुछ स्टोर करके रखा है। एन ART बैंक गिव्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू एन ART सेंटर। बिल्कुल। आपने बताया 1 in a 6 months, तो क्या बताना चाहेंगे कि एक स्पर्म डोनर की कितनी कैपेसिटी है कि अपना स्पर्म देके वो कितने बच्चों को रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, ये ऐसा कोई वो लॉ नहीं है कि आप कितने दे सकते हैं, बिकॉज स्पर्म डोनर अनोनिमिटी पे चलता था, अभी भी है इन टर्म्स ऑफ ART बैंक के पास। अब उस स्पर्म डोनर का एक कोड आ गया, माने आपने सैंपल दे दिया, मैंने वो सैंपल ले लिया, ART बैंक को पता है, उसने कोड नंबर 010 भेज दिया हमें, आप मान के चल लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, वो आ गया। नेक्स्ट टाइम वही सेम बंदा आए, वही सेम कोड यूज़ कर रहा हो, उसी ART बैंक में जा रहा हो डोनेट करने के लिए, एंड वो सैंपल फिर से हमें दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से लॉ बना है कि भाई आपको अगर कर रहे हैं, वो चाहे तो 2 या 3 सैंपल दे दे, बट अनोनिमिटी ऐसा नहीं है कि आपकी की लिमिट बांध दी गई है कि आप उसी की इतनी बारी कर सकते हैं, इतनी बारी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सार्थक, तो जैसा कि आप बहुत से सवालों के सटीक जवाब हमारे सभी दर्शकों को दे रहे हैं, और सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो जाहिर सी बात है सवाल भी बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, कौन सी ऐसी कंडीशन कि फिर माँ बाप के पास ये ऑप्शन भी नहीं होता कि वो IVF ट्रीटमेंट के बाद भी माँ बाप बन सकें? देखिए, IVF भी एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। आज आप माँ बाप नहीं बन पा रहे तो IVF इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स। IUI है, ओवुलेशन इंडक्शन है, IVF है, सरोगेसी है। अब डिपेंड क्या डिजीज़ है, मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, अनएक्सप्लेन्ड है कि दोनों ठीक है बट फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं IVF ही करूं। क्या पता बट यूट्रस नहीं है, औरत का हिस्टेक्टमी करी हुई है, यूट्रस नहीं है, या यूट्रस में एडिशन है, तो एक सरोगेट मदर चाहिए, वो भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो सरोगेसी भी करने की ज़रूरत पड़े आपको। ज़रूरी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट कोई सी भी हो सकती है, बट साइंस इतनी इवॉल्व कर गई है कि मैं ऑलमोस्ट 99% श्योर हूँ कि मैं बच्चा दे सकता हूँ आपको किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू, नॉट नेसेसरली। एंड सेलिब्रिटीज़ के इतने एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखेंगे, एंड उन्हीं का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि जनता जानती है। शाहरुख, आमिर, सोहेल, मतलब शाहरुख गौरी खान ने लिया, आमिर खान किरण राव ने करी है, सोहेल खान, फराह खान, तुषार कपूर, करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, प्रीति जिंटा, सनी लियोने। आप और शायद इन्हीं सारे नामों के बाद ये IVF ट्रीटमेंट और भी ज़्यादा ट्रेंड में आया। चलते चलते एक लास्ट सरोगेसी करा है IVF में। आपको बताता हूँ सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है इंडिया का? अंबानी। यस। तो उन्होंने 90s में IVF कराया था, एंड ही इज़ वेरी वोकल अबाउट इट। जो ट्विन्स हैं आकाश और ईशा अंबानी, देर आर IVF बेबीज़। एंड रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो ईशा अंबानी हैज़ ओपनली सेड कि मैं भी IVF करवा के आई हूँ। उनकी मिस्टर पिरामल से शादी हुई है, तो उन्होंने भी IVF कराया। उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं ट्विन्स, अगेन वो भी IVF है। तो आप देखिए कि पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि IVF बहुत नॉर्मल ट्रीटमेंट है। रिचेस्ट इंडियन, अगेन एग्जाम्पल इसलिए ले जा रहा है बिकॉज लोग जानते हैं, लोग समझ सकते हैं। आंखों के सामने अगर पता रहता है कि हाँ इन्होंने ट्रीटमेंट कराई है तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो इट इज़ सच ए नॉर्मल ट्रीटमेंट कि इट इज़ ऐसा नहीं है कि पैसे वालों को प्रॉब्लम हो या गरीब की प्रॉब्लम है। गरीबों में भी सेम प्रॉब्लम है, उस अमीरों में भी सेम प्रॉब्लम है, बिकॉज बॉडी की अंदरूनी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलते चलते एक लास्ट संदेश उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो कि बेबी प्लान कर रहे हैं या IVF ट्रीटमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं। आई वुड ऑलवेज से कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। आप बेबी के लिए ये मत सोचिए कि आप जब ट्राई करेंगे तब हो जाएगा। आप रेडी नहीं है, मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई अभी आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिला या आप कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, बट जैसे भी आप ढूंढ लें, आपकी बायोलॉजी के लिए एक राइट एज है। सो प्लीज़ प्लान योर फैमिली, स्टार्ट योर फैमिली और थिंक अबाउट इट।
एज अर्ली एज पॉसिबल. डू नॉट डिले इट थिंकिंग कि हम 40 साल की उम्र में माँ बाप बनने की सोचें या 35 के पोस्ट करने पहुँचें. बिकॉज आपको आपकी बॉडी के बारे में नॉलेज के लिए या तो बहुत अवेयर रहें, और अगर नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल. बिल्कुल. तो डॉक्टर सार्थक, बहुत ही खूबसूरत संदेश अभी आपने हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाया है, और हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो दर्शकों, देखिए, जैसा कि आज डॉक्टर सार्थक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने आईवीएफ से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्याओं पर डिस्कशन किया, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करने की कोशिश की, और आशा करते हैं कि आज का जो हमारा खास पॉडकास्ट है वो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा. इसी उम्मीद के साथ मनीषा को दी इजाज़त. नमस्कार. थैंक यू.